In this video, we are going to cover land use pattern and changing trend. अगर यूपीएससी जल्दी निकालना है तो हमेशा डेफिनेशनल अप्रोच से जाओ कि मुझे कोई भी टॉपिक के बारे में ज़्यादा आता हो कम आता हो, बट उसकी डेफिनेशन जो है वो मेरी फिंगर टिप पे होगी। और बहुत बार ऐसा होगा ना कि जब आप बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, अरे ये जो डेफिनेशंस बना रहे हैं इनको बनाने का भी एक साइंटिफिक तरीका है। जैसे मैं आपको कहूँ कमर्शियलाइजेशन, राइट? तो अब आपको समझ में आता है कि लाइजेशन का मतलब होता है कि कोई प्रोसेस हो रही है, तो कोई चीज़ कमर्शियलाइज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई गुड्स या फिर कोई कमोडिटी, कोई सर्विस या फिर कोई एसेट, है ना? जब उसको हम एक मॉनेटरी वैल्यू देते हैं, है ना? एक प्रोसेस है जिससे कि हम उसे एक मॉनेटरी वैल्यू देते हैं ताकि उसकी बाइंग एंड सेलिंग हो सके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कमर्शियलाइजेशन। देखो, बना दी, है ना? तो ये चीज़ कि मैंने पढ़ी थोड़ी है डेफिनेशन, तो एग्ज़ाम तक जब आप जाओगे ना, आप ऐसे हो जाओगे कि कुछ भी टॉपिक दो बना देंगे डेफिनेशन। और वो बहुत प्यारा तरीका होता है शुरू करने का। और इसी के साथ साथ आप एग्जाम्पल, और इसी साथ एक एग्जाम्पल डाल दिया तो सोने पे सुहागा। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिटिश व्हेन दे कॉन्कर्ड बंगाल, है ना, दे कमर्शलाइज्ड इंडियन एग्रीकल्चर, दे कमर्शलाइज द एग्रीकल्चर, है ना, टू इम्प्रूव लैंड रेवेन्यू। देख रहे हो कितना अच्छा तरीका है, एग्जाम्पल दे दिया, बात ही खत्म। आगे देखते हैं लैंड यूज़ पैटर्न की डेफिनेशन देखते हैं, तब से डेफिनेशन डेफिनेशन तो कर ही रहे हैं। तो लैंड यूज़ पैटर्न क्या है? ये एक स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑन लैंड। इसका मतलब क्या होगा? लैंड यूज़ पैटर्न में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम ये लैंड को स्टडी कर रहे हैं तो इस लैंड में रेजिडेंसीज कहाँ पर हैं, एग्रीकल्चर कहाँ कितने एरिया में होता है, रेजिडेंशियल एरिया कितना है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री जो है वो कितना एरिया एक्वायर करती है, फॉरेस्ट और इकोलॉजी को लेके कितना है। अब आप कहोगे फिर फ़ायदा क्या है? भाई, जब आप इंडस्ट्री की ग्रोथ देखोगे तो आप उससे अर्बनाइजेशन को पढ़ सकते हो। जब आप फॉरेस्ट को देखोगे तो आप एक कंट्री के क्लाइमेट चेंज का जो एफर्ट है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना? तो इसलिए लैंड यूज़ पैटर्न को पढ़ा जाता है। और लैंड यूज़ पैटर्न में क्या आ रही है, यहाँ पे कह रहे हैं चेंजिंग ट्रेंड आ रही है। अगर मुझे बहुत ही एक रूडिमेंट्री सी अंडरस्टैंडिंग देनी हो तो यार, हम सबको पता है ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हमने देखा कि लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज़ की तरफ आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 2040 तक नियरली नियरली 60 करोड़ जो लोग हैं वो, हमारे 60 करोड़ लोग जो हैं भारत के, वो अर्बन एरिया में रहेंगे। तो एग्रीकल्चरल लैंड विल बी टर्न्ड इनटू अ अर्बन लैंड। इसी के साथ साथ इट विल बी टर्न्ड इनटू अ इंडस्ट्रियल लैंड, है ना? इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि एग्रीकल्चरल लैंड में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल लैंड आएगा तो लोग रहेंगे कहाँ, रेजिडेंसीज में रहेंगे। इसी के साथ साथ हम कह रहे हैं, देख रहे हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है उससे प्लांटेशन आ रही है। क्यों? क्योंकि डाइटरी पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले लोग अनार खाते थे, आजकल अवाकाडो खा रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ तो हमें इन चेंजिंग ट्रेंड्स को समझना है, ताकि बाद में जाके हम किसी के ऊपर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना हो जाए, ताकि हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो क्योटिक ना हो, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना, वो स्ट्रीमलाइंड हो, है ना? जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं लैंड यूज़ पैटर्न ऑफ इंडस्ट्री पढ़ूंगा तो ही तो समझ पाऊंगा ना कि अब यहाँ से नदी जाती है, चलो पानी यहाँ से ले लो, है ना? तो वो चीज़, ये नहीं होगा कि यहाँ तक पूरा पाइप बना दिया और फिर पानी लेकर आ रहे हैं। अब समझ में आया लैंड यूज़ पैटर्न क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये आपके डिसीजंस को और ज़्यादा इकोनॉमिक बना देते हैं और इसी के साथ साथ सस्टेनेबल बना देते हैं। समझ में आया लैंड यूज़ पैटर्न और उसकी चेंजिंग ट्रेंड क्या है? तो जब आप आईएएस भी बनोगे तो डिस्ट्रिक्ट में आपके ना मैप्स होंगे, और वो मैप्स को देखकर आप बताओगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में रिफाइनरी कहाँ पे लगेगी, आप बताओगे कि इंडस्ट्री कहाँ लगेगी। अगर पीएम आवास योजना बनानी है तो वो आवास कहाँ पर बनेंगे? जंगल में तो नहीं बना दोगे, ना ही जंगल के पास बनाओगे, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होगी। और ना ही बहुत ही ज़्यादा रिहायशी एरिया के आसपास वो आवास बनाओगे, राइट? क्योंकि जो लोग हैं वो तो अपने एग्रीकल्चर में मोस्टली होंगे ना। तो आप ऐसी जगह पे बनाओगे जहाँ पे वो सब एक साथ रह भी सकें और वो एग्रीकल्चर तक भी जा सकें, और उसी के पास पास हॉस्पिटल भी हो, और उसी के पास पास अगर किसी को अर्बन एरिया में जाना है वो भी हो, और रेलवे स्टेशन भी हो, है ना? तो ऐसे करके हम लैंड यूज़ पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के अंदर हम लैंड जो है उसको अलग अलग तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट कवर हो या अर्बन एरियाज हो। दीज लैंड यूज सेक्टर इंटरैक्ट्स विद ईच अदर। जैसे कि द डायनेमिक नेचर ऑफ इंडियाज लैंड यूज रिफ्लेक्ट्स कंट्रीज यूनिक जोग्राफिकल एंड सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो अभी हमने देखा वही सेम चीज़ है ना, कि ये बताता है कि भारत का
भारत की जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं और सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लैंड यूज़ में रेजिडेंसेस को पढूँ या फिर पॉपुलेशन को पढूँ, तो मुझे ये पता होगा कि हिमालयाज़ में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है, लेकिन यूपी, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। और ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को पढ़ूँगा और मैं ये देखूँगा कि वहाँ पे लैंड यूज़ पैटर्न में जो रेजिडेंसीज़ हैं वो कितना परसेंट अकोमोडेट करती हैं। ठीक है? चलिए, ये आपको हेल्प क्या करेगा? ये हमको हेल्प करेगा टू अचीव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 15, दैट इज़ लाइफ ऑन लैंड। By 2030, to combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, to strive to achieve land degradation neutral world। बहुत ही बढ़िया। और ये देखो, एग्रीकल्चरल सेंसस हो रहा है, तो ये क्या है? एग्रीकल्चर के लैंड यूज पैटर्न को समझना। द टोटल रिपोर्टेड एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन अ कंट्री वाज 159 मिलियन स्क्वायर हेक्टेयर्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, अभी हमने फॉरेस्ट की बात करी थी, जो हमारा टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 25.17 है। अभी न्यू रिपोर्ट आ जाएगी जब तक आप यूपीएससी दोगे। बट आपको समझना है कि हमें टारगेट्स पता होने चाहिए। कितना है हमारा टारगेट? 33%। वहीं पे आप देखो, वेस्ट लैंड एटलेस है, वो कहती है कि 16.96% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज अ वेस्ट लैंड। ठीक है। वेस्ट लैंड का मतलब क्या होगा? वो लैंड जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे कम है, जहाँ पे कुछ उग नहीं सकता। ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे वेटलैंड होता है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है वेटलैंड को भी वेस्टलैंड में ही कंसिडर करते हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, जो मतलब बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, है ना, वो कहते हैं कि भाई आप वेस्टलैंड मत बोलो उसे। वो जो वेस्टलैंड है वो इकोटोन है, उसका एक उसका एक यूनिक वहाँ पे यूनिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वेस्टलैंड को अगर आप इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि वेस्टलैंड की डेफिनेशन भारत में चेंज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वेटलैंड्स और जो एंशियंट रिवर बेड्स हैं वो भी जा रहे हैं इसी की वजह से, क्योंकि ये जो वेस्टलैंड है ये बेसिकली एक लूप होल की तरह काम कर जाता है। ठीक है। चलिए, तो चेंजिंग ट्रेंड्स इन, ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये इन्फॉर्मेशन होती है ना। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि वेस्टलैंड की डेफिनेशन इंडिया में चेंज होनी चाहिए। चेंजिंग ट्रेंड्स इन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेट सोन एरिया में डिक्लाइन हुआ है। क्यों हुआ है? अर्बन एक्सपेंशन है, लैंड डिग्रेडेशन हो गई है, इसकी वजह से। इन द सेम वे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड यूज में इंक्रीज हुआ है, जैसे कि एनसीआर अभी हमने बात करी। बैंगलोर का जो पेरिफेरल एरिया है वो शार्प लैंड कन्वर्जन को दिखाता है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड को अर्बन एरिया, अर्बन स्पीयर में लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर इन स्पेसिफिक पॉकेट्स कम हुआ है, जैसे कि छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। और वो क्यों होगा? वहाँ पे फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे माइनिंग हो रही है, तो माइनिंग के लिए पहले ऊपर वाली सरफेस को तो क्लियर करना पड़ेगा। इन द सेम वे ये कह रहे हैं कि राइजिंग बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, तेलंगाना रिपोर्ट एक्सपेंडिंग बैरन लैंड्स, कि राजस्थान की जो अरावली हम काट रहे हैं, तो उसमें से जो उसके जो फनल्स बन रहे हैं वहाँ से अरावली की मिट्टी आ जाती है। तो अरावली के इस पार भी वो आके जम रही है, तो वो क्या बन जाएंगे? बैरन लैंड बन जाएंगे। हम इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देते हैं कि मिट्टी अपने न्यूट्रिएंट्स ही मर जाते हैं उससे, है ना। ये तो वही बात होगी, मान लीजिए आपको कफ है, मैं तुमको पूरी बोतल ही पिला दूँ मुँह लगा के, तो मर जाओगे, है ना? तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि इतना फर्टिलाइज़र डाल दिया कि पूरी की पूरी जो मिट्टी है वही ख़राब हो गई। पूरी की पूरी मिट्टी ने अपनी बाइंडिंग एबिलिटी छोड़ दी, और फिर बारिश हुई तो पूरा न्यूट्रिएंट उसमें से उड़ गए, और अब वो बेसिकली बंजर हो गई। तो आपको डेज़र्ट पॉकेट्स दिखते हैं। आपको डेज़र्ट पॉकेट्स दिखेंगे साउथ ऑफ पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ होता है। इन द सेम वे इंक्रीज ऑफ फैलो लैंड, जिसको कि टेम्परेली अनकल्टिवेटेड रहता है। यहाँ पे कह रहे ड्यू टू लेबर शॉर्टेजेस, लो प्रोडक्टिविटी एंड वाटर स्ट्रेस, फार्मर्स लीव द लैंड अनकल्टिवेटेड। ईस्टर्न इंडिया शो राइजिंग करंट फैलो लैंड ट्रेंड्स। डेजर्टिफिकेशन टूवर्ड्स कमर्शियल क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर, सॉरी डेजर्टिफिकेशन बोल रहा हूँ, डाइवर्सिफिकेशन, कि अब क्या हो रहा है? जो फार्मर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम अपनी ग्रेन्स को नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्स नहीं लगाएंगे। क्योंकि ग्रेन्स में क्या होता है कि भाई आप ग्रेन लगाओ, फिर 3-4 महीने के बाद आपको पैसा मिलेगा। ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे? हम कैश क्रॉप्स लगाते हैं। कैश क्रॉप लगाई और फिर उसके बाद थोड़े टाइम में फल मिला, उसको बेचा। ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये शिफ्ट जो है बहुत एविडेंटली दिखती है, जहाँ पे जो मिशन है, लाइक मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, इसने काफ़ी मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है महाराष्ट्र में।
और महाराष्ट्र में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे ना मतलब कहते हैं कि महाराष्ट्र पॉकेट है फार्मर सुसाइड्स के लिए। क्यों है? क्योंकि भाई वहाँ पे फार्मर जो है वो चाहता है कि फसल बहुत ज़्यादा हो। पंजाब के फार्मर की तरह वो पैसे कमाना चाहता है, लेकिन ना ज़मीन पंजाब की तरह फर्टाइल है और ना ही वहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर है ना? और ना ही फार्मर के पास कैपिटल है। कैपिटल है कि वो पैसा लगा सके। जैसे पंजाब पंजाब का जो फार्मर होगा वो बहुत सारा पैसा लगाएगा इनिशियली और फिर वो बहुत सारा पैसा कमाएगा। मतलब बेस्ट फर्टिलाइज़र, बेस्ट वीडिसाइड्स, फिर अच्छी लेबर, फिर इसी के साथ-साथ जो ज़मीन है ना? उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डालेगा वो, तब जाके उतनी फसल होती है। चलिए, अब और बेसिकली थोड़ा पंजाब ब्लेस्ड भी है क्योंकि विंटर में भी रेन हो जाती है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से, और मानसून में तो होती ही है। और वहाँ पे नदियाँ तो बहती हैं, पंजाब है ना? तो नदियाँ भी बहती हैं, तो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। अब ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर लैंड यूज़ पैटर्न में चेंजेस क्यों आ रहे हैं? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन, और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। बस। अब हमको क्या करना है? जो हमें नहीं आता, मतलब बेसिकली जो नहीं आता वो पढ़ो और एग्जाम्पल पढ़ो। अर्बनाइजेशन का एग्जाम्पल कह रहे हैं कि हैदराबाद और गुरुगांव को देख लो। इंडस्ट्रियलाइजेशन कह रहे हैं तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है। तो वहाँ पे जैसे मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऐसे बनेगा, तो भाई यहाँ पे क्या लगेंगी? यहाँ पे इंडस्ट्री लग जाएगी ना सारी की सारी। तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड था वो इंडस्ट्रियल लैंड में तब्दील हो जाएगा। एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन हो गई, तो शिफ्ट फ्रॉम मिक्स्ड फार्मिंग टू कैश क्रॉप्स इन पंजाब। फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो गई, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, स्मार्ट स्मार्ट ट्रांसफॉर्म्स, स्मार्ट सिटीज़ ट्रांसफॉर्म नेचुरल और रूरल लैंड, जैसे कि हाईवेज लाइक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अफेक्ट द नियर बाय लैंड पैटर्न। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो हम इंफ्रा डेवलप करते हैं, इससे भी आसपास का लैंड यूज़ पैटर्न चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब सरकार कहीं पे कोई मॉल खोलती है, वही सरकार मॉल नहीं खोलती, मान लीजिए कोई पावर प्लांट खोलती है, तो क्या होगा? पावर प्लांट को मैकेनिकल इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है? तो क्या होगा वहाँ पे? सडनली आप देखोगे कि आयरन एंड स्टील की जो जो बेसिक जो बेसिक काम होता है वो वाली इंडस्ट्री आ जाएगी, क्योंकि भाई पावर प्लांट में कोयला भी तो आएगा ना, तो कोयला के लिए ट्रक आएंगे, तो वहाँ पे होटल इंडस्ट्री खुल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? फिर जब ये पावर प्लांट में लोग काम करेंगे तो इन लोगों के लिए क्या खुल जाएंगे? हाउसिंग सोसाइटी खुल जाएगी, तो उसके लिए मार्केट आ जाएगा। तो लोकल लोग क्या करेंगे? वो फसलें कम उगाएंगे और मार्केट में जो सामान बिकता है वो सब बेचने लग जाएंगे, है ना? तो आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे लोकल लैंड यूज पैटर्न चेंज होता है। जैसे मेरे घर गांव के पास एक सिटाकुल खुला है ना? तो अब ऐसा हो गया कि जितने भी यूथ हैं आसपास के गांव के, वो सारे के सारे अब अपनी 12वीं करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ये जो सूटाकुल खुला है वहाँ पे चले जाएं। ठीक है, वह तो फार्मास्यूटिकल्स होता है ना, तो वहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री लगी है तो उसको सूटिकल्स कह देते हैं छोटे में। ठीक है, तो क्या हुआ? पहले यूथ जाती थी एग्री में, जाती थी अब्रॉड, और अब क्या करते हैं? वो बेसिकली अब्रॉड जाने के लिए सिटाकुल में काम करेंगे और वहाँ पे पैसे कमाएंगे। चलिए, पॉलिसी पॉलिसी तो है ही भाई, जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दे दिए तो उसकी वजह से फॉरेस्ट की लैंड क्लासिफिकेशन और उसके यूजेज चेंज हो गए, जिससे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गई। तो जो जो लैंड था, जो कि पहले हम कहते थे कि हम वुड, मतलब बेसिकली जो नेचुरल रिसोर्स वुड की तरह हम काटते थे, अब वो बेसिकली फॉरेस्ट में तब्दील हो गया। तो आप देख रहे हो कैसे लैंड यूज पैटर्न चेंज हो जाता है, कि पहले जो हमारे लिए फ्यूल था वो अब क्या हो गया है? वो बेसिकली अब प्रोटेक्टेड हो गया, तो अब वो बेसिकली फॉरेस्ट के अंदर आ गया, है ना? तो ऐसे करके पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज करते हैं। किसी भी आंसर को स्पेसिफिक करने के लिए उसमें आप क्या करते हो? बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हो, राइट? तो इसीलिए हम ये एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, ताकि कुछ कुछ एग्जाम्पल्स, अगर मान लीजिए 10 पढ़ोगे, एग्जाम में 2 याद रहेंगे, तो एटलीस्ट इस सीरीज से ये तो फ़ायदा होगा ना, कि तुम हर क्वेश्चन में दो दो एग्जाम्पल लिख रहे हो जो हमने पढ़ा हुआ है। बस यही हमारा वो होता है। 100% नहीं पढ़ना होता, है ना? हमको क्या करना होता है? हमको बाकियों से बेटर लिखना है, और बाकियों से बेटर आप कैसे लिखोगे? डेफिनेशंस देकर, एग्जाम्पल्स देकर, मल्टी डायमेंशंस को खोलकर। चलिए, अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ बदलाव होगा तो फिर कुछ, क्या कहते हैं, उसका इम्पैक्ट भी होगा। तो ये कह रहे हैं कि उससे हुआ क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है? ग्रेन्स को लगाना कम शुरू कर दिया, जिससे कि हमारे फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि फार्म लैंड लॉस इन पेरी अर्बन एरियाज अराउंड पुणे एंड बैंगलोर। ठीक है,
इसके बाद ये कह रहे हैं डिफॉरेस्ट्रेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। लैंड यूज चेंज इन सेंट्रल इंडिया अफेक्टिंग टाइगर कॉरिडोर्स। ठीक है, तो आप ना यहाँ पे एग्जाम्पल उसका भी दे सकते हो कि अरावली माउंटेन्स का एग्जाम्पल दे देना। सेव अरावली, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, तो अरावली में क्या हो रहा है भाई, डिफॉरेस्ट्रेशन होगी, जो छोटे छोटे वहाँ पे झाड़ हैं, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। कह रहे हैं अरावली काट दो, है ना। आगे चलते हैं। अब अर्बनाइजेशन होगी या फिर जब लैंड यूज़ पैटर्न चेंज होगा तो उससे वाटर स्ट्रेस एंड डिप्लीशन आएगा, क्योंकि अर्बन एक्सपेंशन हो रही है और वो बेसिकली रिचार्ज के बियॉन्ड पानी जो है वो ग्राउंड वाटर से निकाल रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, वाटर साइकिल डिसरप्ट हो जाएगा। और इसी का एग्जांपल ये चेन्नई ले रहे हैं, है ना। जैसे इसके लिए वो कहते हैं ज़ीरो डे या डे ज़ीरो। डे ज़ीरो का मतलब क्या होगा, वो दिन जिस दिन उस सिटी के अंदर पानी ज़मीन में रहेगा ही नहीं, उस दिन सिटी के पास पानी पीने को नहीं होगा, और उस दिन से जो सिटी में पानी है वो बाहर से आएगा। मुझे आज भी याद है, मैंने देखा था चेन्नई में भाई पानी की ट्रेन गई थी एक बार। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है भाई, मैं बहुत छोटा था तब, मतलब तब यूपीएससी शायद नहीं कर रहा था या इनिशियल ईयर्स में था। मैंने बोला अरे, मतलब यूट्यूब पे वीडियो होगा चेन्नई में इससे क्या कहते हैं, टैंकर, मतलब रेलवे के टैंकर से पानी जा रहा था। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सॉइल डिग्रेडेशन एंड इरोजन, एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन एंड ओवर यूज ऑफ केमिकल डिग्रेड द सॉइल क्वालिटी। तो यहाँ पे लिखा है सॉइल इरोजन इन हिमालयन फुटहिल ड्यू टू अनरेगुलेटेड लैंड कन्वर्जन। ठीक है, फिर इसके बाद क्लाइमेट एंड वेदर एक्सट्रीम्स तो होते ही हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से ग्रीन स्पेसेस जो हैं वो कम होने लगते हैं। इससे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो पत्ते होंगे वो ब्राउन होके मर जाएंगे ना, वही लिखा है। इंक्रीज डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, अगर आप लैंड यूज़ को ध्यान से नहीं समझोगे, जैसे कि एक ना रिवर अंडर कटिंग होती है, मतलब मान लीजिए कि ये एक माउंटेन है, ठीक है, मानो, पहले क्लियर कर ले, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक माउंटेन बना ली, ये माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे ये नदी जा रही है। तो क्या होता है ना, नदी नदी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो ना यहाँ से माउंटेन को ऐसे काटते रहेंगे, काटते रहेंगे, काटते रहेंगे। और तुम यहाँ पे होटल शिमला में गए हो हनीमून मनाने के लिए, पता चला ये रिवर ने तभी कट कर दिया और फिर पूरे के पूरे ही मतलब समंदर में समाधि हो गई, है ना। तो मतलब ये दिक्कत है। तो रिवर अंडर कटिंग हम कब समझेंगे, जब हम लैंड यूज़ पैटर्न को समझेंगे कि ये जो स्लोप है ये वल्नरेबल है। तो अगर भाई होटल बनानी है तो यहाँ बनाओ ना, ताकि ये गिर भी जाए तो भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, समझ गए। अब आगे चलते हैं। तो इसीलिए लैंड यूज़ पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कभी भी आप देखोगे ना, आप वो देखेंगे कि ज़रूर जो ज़्यादातर ना ये हिमालय में बोलेंगे कि भाई ये है, तो आप क्या बोलोगे, हम कहेंगे कि डिटेल्ड लैंड यूज़ पैटर्न मैपिंग होनी चाहिए, है ना, ताकि हम ह्यूमन सेटलमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, तीनों को, तीनों की जो नीड्स हैं उनको रिस्पेक्ट कर सकें। ऐसे लिखना हो गया ना, देखा तुमने, आज लैंड यूज़ पैटर्न समझ लिया। तो अब इसको तुम कहीं पे भी लगा देना, साइक्लोन हो, कुछ भी हो, है ना, हर जगह पे लैंड यूज़ पैटर्न लग जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए, अर्बन फ्लडिंग इन मुंबई एंड लैंडस्लाइड्स इन उत्तराखंड, ये किसकी वजह से हुई, क्योंकि हमने लैंड यूज़ पैटर्न को, जब हम मतलब बेसिकली हमने क्या करा, हमने लैंड यूज़ पैटर्न को समझे बिना, है ना, हमने मैपिंग किए बिना ही वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं, वे फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल लैंड यूज़ क्या है। सबसे पहले है इंटीग्रेटेड लैंड यूज़ प्लानिंग। देखा, हम वही कह रहे हैं ना, इंटीग्रेटेड लैंड यूज़ प्लानिंग। इसी के साथ साथ क्या करना पड़ेगा भाई, तो जब आप लैंड यूज़ को प्लानिंग करोगे तो आप क्या बनाओगे, जोन बनाओगे, कि ये इंडस्ट्री का जोन है, इंडस्ट्रियल जोन, ये एग्रीकल्चर जोन है, एग्रीकल्चरल जोन, ये रेजिडेंशियल एरिया है तो रेजिडेंशियल एरियाज, है ना, ऐसे करके आप बनाओगे। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले लैंड यूज़ प्लानिंग कर लो, अच्छे से जोनिंग कर लो, और इसी के साथ साथ अर्बन ग्रोथ को वर्टिकल भी करो, ताकि वर्टिकल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं वर्टिकल का भाई सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर के पास लैंड कम है, तो वो उनकी अर्बनाइजेशन वर्टिकल होती है। भारत के पास लैंड ही लैंड है तो हम इस तरफ को निकल रहे हैं। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई छोटे जो घर हैं उनको तोड़ो एंड बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाओ। तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल लोग अकोमोडेट हो जाते हैं, ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट देखते हैं, क्योंकि मैं ऐसे होता है ना कि हमारा बहुत वैल्यू होती है हमारे लैंड से, हम आदमी कुछ भी करेगा लेकिन अपनी ज़मीन जो मिल गई उसको नहीं बेचेगा। कहते हैं ना, ज़मीन बेचना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका बुरा वक्त शुरू हो रहा है। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होना चाहिए, पीएम स्वामित्व। तो उससे हमको समझ में आएगा ना, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड होगा तो आप बेसिकली मैप अच्छे से कर सकते हो। पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, किस चीज़ के लिए,
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंगेज कम्युनिटीज इन प्लानिंग प्रोसेस एंड प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल लैंड प्रैक्टिसेस। देखो, एक और अच्छा वो मिल गया ना हमको। क्या मिला? आज हमने क्या देखा? पहला देखा लैंड यूज प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा सस्टेनेबल सस्टेनेबल लैंड प्रैक्टिसेस। ये हमने ऐसे कुछ वर्ड्स देखे, है ना? ये हमने कुछ वर्ड्स देखे जो कि हम एग्जामिनेशन में लिख कर आएंगे, तो उसको भी लगेगा कि भाई ये तो पढ़ के आया है, भाई इसको वो नहीं कर सकते। इसी के साथ हमने क्या वर्ड देखा? जोनिंग देखा, है ना? चलिए, बस यही करना होता है कि आपको ऐसे कीवर्ड्स देखने होते हैं। लैंड यूज़ प्लानिंग, लैंड यूज़ प्लानिंग करूँगा। लैंड यूज़ प्लानिंग करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि सस्टेनेबल लैंड प्रैक्टिस करनी है, और उसमें करना क्या होता है? जोनिंग करनी होती है। हो गया, ऐसे करके आप याद करते हो। अब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में ये लगेगा कि भाई जोनिंग कुछ बोला था उसने, उसने सस्टेनेबल लैंड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करी थी। इसी के साथ साथ ये लोग कह रहे हैं कि इंसेंटिवाइजिंग कन्वर्जन फ्रेंडली यूज़, ठीक है? तो प्रोवाइड सब्सिडीज एंड टैक्स बेनिफिट्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एफॉरेस्ट्रेशन एंड इको कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बढ़िया। तो ये कह रहे हैं कि देखो, अब ये एथिक्स में भी है, इसको पेवलोवियन कंडीशनिंग कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको किसी को कोई चीज़ इनकरेज करना है तो उसको उसको करो रिवॉर्ड, और अगर किसी चीज़ के लिए डिस्करेज करना है तो उसको करो पनिश। ठीक है? चलिए, बचपन में होता था ना, पेरेंट्स भी, मतलब बेसिकली सोशलाइजेशन यही तो है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। समाज भी यही करता है। मान लो कि कल तुम इंस्टाग्राम पे उल्टे सीधे रील डालो, तो समाज क्या करेगा? तुम्हें पनिश करेगा। कैसे? कमेंट्स में लिख लिख के, है ना? और तुमको बाइकआउट करेगा। लेकिन वहीं पर क्या होगा? तुम कुछ अच्छा करो कि देखो मैंने आज इन 10 100 गरीबों को खाना खिलाया, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि आज मॉडर्न इंडिया में जो सबसे बढ़िया तरीका है, मतलब अपने स्टेटस को उठाने का, वो इकोनॉमिक स्टेटस से कुछ नहीं होता, वो टेम्पररी है। वो सेलेब अगर आप बन जाओ तो उससे भी कुछ नहीं होता। अगर परमानेंट चाहिए तो उसके लिए है फिलैंथ्रोफी। जैसे सोनू सूद हो गया, है ना? ही हैज़ चेंज्ड हिज इमेज अबाउट हिम फॉर एवर इन आवर हार्ट आफ्टर द कोविड, है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि कुछ जो रिच लोग होते हैं वो जानबूझ के भी फिलैंथ्रोफी करते हैं, क्योंकि वो उनको पैसे मिल गए और उन्हें समझ में आया कि भाई पैसे कमा के कुछ ज़्यादा कुछ हमने उखाड़ नहीं लिया, कोई इतना नहीं है कि कोई हम पे ज़्यादा वो ध्यान दे रहा है। तो फिर इसलिए दो ऑप्शन होते हैं रिच लोगों के पास, या तो बाबा बन जाओ या तो फिर वो फिलैंथ्रोफी में आ जाओ। ठीक है? ये सब लिखना नहीं है, ये सब अंडरस्टैंडिंग है ना। यूपीएससी एस्पिरेंट की जेब खाली होती है, उसका दिमाग और उसकी आंखें खुली रहती हैं। चलिए, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है लिंक बिटवीन लैंड यूज चेंज एंड क्लाइमेट चेंज। बढ़िया है। लैंड यूज में क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन करोगे तो क्लाइमेट चेंज में क्या होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ जाएंगे। आप अर्बन एक्सपेंशन करोगे तो हीट आइलैंड हो जाएगी। ठीक है? और आप उसमें लिख सकते हो कि ये बेसिकली माइक्रो क्लाइमेट को चेंज करता है। माइक्रो क्लाइमेट को चेंज करता है, जिसका कि मैक्रो इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। आपने क्या करा? वेटलैंड को लॉस करा, तो उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपको दिखेंगे। इसी के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर से शिफ्ट करा, तो एग्रीकल्चर में आप शिफ्ट कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? जैसे मतलब हमने क्या करा? हमने ग्रेन कल्टीवेशन को हाई करा। तो हमें पता है कि जब हम पैडी लगाते हैं, है ना, तो पैडी एंड शुगर केन ये जो हैं, ये CH4 मीथेन के एक लार्ज सोर्सेस हैं। देखो, लैंड यूज चेंज फॉर पैडी फील्ड लाइफ स्टॉक फार्मिंग इंक्रीजिंग मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन। एल्बिडो इफेक्ट कम होगा भाई अगर हम माउंटेन काट काट के वहाँ पे हट वो बनाने लग जाएं कि हिमालय जैसे उत्तराखंड में, ये तो नाटक बहुत दिख रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो माउंटेन्स है ना, वहाँ पे कोई भी मतलब वो खोल दे रहा है, रिजॉर्ट खोल दे रहा है, कुछ भी खोल दे रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा भाई? वो कहते हैं लिव इन द स्नो, कि आपके रूम के बाहर स्नो गिरेगी। अबे, तुमने वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, तो पहले वहां वो काला हो जाएगा ना पूरा का पूरा, क्योंकि वहां पे आप टाइल वाइल बिछाओगे। सफेद तो रखोगे नहीं, सफेद रखोगे पता नहीं चलेगा स्नो है या टाइल है। तो अब क्या होगा? अब जब वहां पे धूप पड़ेगी तो भाई वो एकदम गर्म हो जाएगा ना, वो पूरी की पूरी रिजॉर्ट, और उसके आसपास की पूरी स्नो कैसे हो जाएगी? मेल्ट होती जाएगी, है ना? तो ये दिक्कत हो रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कह रहे हैं फीडबैक लूप। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज फर्दर रिड्यूसेस रेसिलियंस, क्रिएटिंग विशियस साइकिल ऑफ वार्मिंग एंड इकोलॉजिकल स्ट्रेस।
तो अब बात आती है कि इसमें याद क्या-क्या रखना है। हमको ये याद रखना है कि लैंड यूज़ कहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है? तो लैंड यूज़ कहाँ पे चेंज हो रहा है, तो वो हमको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमने ये देखा कि डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है, तो डिफ़ॉरेस्टेशन सबसे पहले। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि जो वेटलैंड है हम उनको ही निगल जा रहे हैं। जैसे मुंबई का एग्जांपल ले लेना, पल्लीकरनई वेटलैंड हमने कल देखा था, आप वो लिखना। फिर इसी के साथ-साथ मेरे को ये दिख रहा है कि एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि अब जो है हम पैडी कल्टीवेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके लिए सरकार एमएसपी देती है और वो क्या करती है, वो CH4 को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती है। इसी के साथ-साथ हमने और क्या देखा, एग्रीकल्चर हो गया, डिफॉरेस्टेशन, वेटलैंड, और फिर उसके बाद हम ये कहेंगे कि इंडस्ट्री का लिख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री है, या फिर आप ये कह लो कि आप डैम कंस्ट्रक्शन करते हो, है ना? तो आप क्या करते हो, आप डैम की कंस्ट्रक्शन करते हो, तो उससे मतलब, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिख लेना कि आपने क्या करा, आपने इंफ्रा डेवलप करा, है ना? तो उसकी वजह से, और उसमें एग्जांपल दे दिया कि भाई अगर तुमने डैम कंस्ट्रक्ट करा तो भाई किलोमीटर दर किलोमीटर, मतलब ऐसे कि मतलब 100-100 किलोमीटर, मतलब ऐसे 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो होता है वो लैब पानी के नीचे आ जाता है। और उससे क्या होगा फिर, उससे होगा ये कि जो वहाँ पे जो पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी थी, उससे मीथेन लेवल हाई हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हम और क्या चेंज कर रहे हैं, हमने देखा कि भाई हम डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, है ना? डिफॉरेस्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, वो तो लिख दिया यहाँ पे। डिफॉरेस्ट्रेशन करेंगे तो उससे ग्रीन हाउस गैस रिलीज होगी। ग्रीन हाउस गैस रिलीज होगी तो क्या होगा? उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। और आप ये भी लिख सकते हो कि कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि भाई लैंड यूज हम नहीं चेंज कर रहे, वो अपने आप हो रहा है कि सी लेवल राइज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? सी लेवल राइज की वजह से जो हमारा कोस्टल एरिया है, वहाँ का जो वहाँ का जो लैंड है वो क्या होगा? वो समंदर में जाता जाएगा। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि भाई हमने मैनग्रोव्स मैनग्रोव्स को काट दिया और वहाँ पर भाई हम बोटें चला रहे हैं, हम वहाँ पे सी व्यू होटल्स बना रहे हैं, और फिर है ना, तो इससे क्या होगा? हमारी जो डिजास्टर वल्नरेबिलिटी है वो बहुत हाई हो जाएगी। जब साइक्लोन आता है ना, मैनग्रोव्स को जकड़ लेता है और वो जमीन पे नहीं आने देता, क्योंकि मैनग्रोव्स जो होते हैं ना, बहुत रूट 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 होती है ना, तो वो खुद उखड़ जाते हैं लेकिन साइक्लोन को हल्का कर देते हैं। अब मैनग्रोव की जगह पे मानो तुम होटल में हो, तुम तो गए, है ना, चक्रवात उड़ा के ले जाएगा तुमको, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई अगर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लैंड यूज़ प्लानिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो लैंड यूज़ प्लानिंग का मतलब क्या होगा? लैंड यूज़ प्लानिंग का मतलब होगा, प्लानिंग लिखा है ना, तो प्लानिंग जहाँ पे भी लिखे वहाँ पर आप क्या बनाओगे? पॉलिसीज़ बनाओगे। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज़ टू इफेक्टिवली रेगुलेट द यूज़ ऑफ लैंड, दिस इज़ टू बी डन फॉर मैक्सिमाइजिंग द यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अचीविंग मोर डिजायरेबल आउटकम्स इन बोथ सोशल एंड इन्वायरमेंटल एरियाज। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड यूज प्लानिंग क्या है? इट ऑप्टिमाइजेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंश्योर्स एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ लैंड फॉर रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड कमर्शियल यूजेस। बहुत ही बढ़िया। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है भाई? अगर मेरे पास प्लानिंग होगी, मान लीजिए आपके पास प्लान है, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो कहता है कि भाई मैं जनवरी से लेके फरवरी तक मेंस करूंगा, मार्च अप्रैल मई में मैं ये कर लूँगा, अपना मेंस कर लूँगा, और फिर उसके बाद तो फिर से मेंस करके अपना मेंस दे दूँगा, है ना? फिर से प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स के बाद फिर से मेंस करूँगा और फिर सीधा मेंस एग्ज़ाम दे दूँगा। तो ये आपके पास प्लानिंग है, तो आप एकदम चिल रहोगे, बाकी सब एंशियस रहेंगे, भाई मेंस करूँ, प्रीलिम्स करूँ, लेकिन तुमने प्लान कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि तुमने अपनी जर्नी को ऑप्टिमाइज़ कर लिया, ठीक है? अब इससे क्या होगा? तुम्हारी प्रिपरेशन सस्टेनेबल हो जाएगी, है ना? तो ऐसे करके देख रहे हो ना? तो ऑप्टिमाइज़ेशन होगी, ऑप्टिमाइजेशन से सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी तो क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी, नेचुरल रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी तो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो होगी वो कम होगी, है ना? इससे क्या होगा? इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी। ऐसे करके पॉइंट से पॉइंट निकालते हैं। और ये क्या करेगा? अर्बन स्प्रॉल को प्रिवेंट करेगा। अर्बन स्प्रॉल को प्रिवेंट करने का मतलब क्या है? कि जो अनप्लैन्ड अर्बन एक्सपेंशन होती है भाई, उसको ये कम करेगा। इसी के साथ साथ जो इन्वायरमेंटल रिस्क हैं वो भी कम हो जाएंगे, और ये बेसिकली पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करेगा ही। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई? हम लैंड यूज़ प्लानिंग इसीलिए करते हैं ताकि भाई भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ये कोर है, और देखो भाई लास्ट में लिखा है, ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना? वो सबसे ऊपर होना चाहिए। कोर क्या है? कोर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे? थ्रू ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन,
It will lead to lower disaster vulnerability and greater sustainable growth. चलिए, अब आगे देखते हैं। अगला जो है डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन क्या होगी? फिकेशन आ गई तो ये क्या होगा? ये बेसिकली एक प्रोसेस होगी जो कि नेचुरल भी हो सकती है, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकती है, जिसमें कि क्या होगा, जो लैंड होगा, है ना, वो बेसिकली क्या होता जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा, और डिग्रेड होगा एंड अल्टीमेटली टर्निंग इनटू अ फॉरेस्ट। मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता डेफिनेशन, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। चलिए देखते हैं ये लोग क्या लिख रहे हैं। चलिए, यहाँ पे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू UNCCD, desertification is defined as land degradation in arid, semi-arid, and dry subhumid areas resulting from various factors including climate variation and human activities. सही है ना? चलिए, कॉजेस क्या हैं डेजर्टिफिकेशन के? ये कह रहे हैं कि डिफॉरेस्ट्रेशन, ओवर ग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, वाटर मिसमैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। ठीक है, देख रहे हो भाई, उन लोगों ने सब दे दिया, मतलब इसके बियॉन्ड तो जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहला क्या है कि मतलब डेजर्टिफिकेशन की, एरिया डेजर्ट क्यों हो जाता है, तो पहला है कि डीफॉर, मतलब बेसिकली ज़मीन को क्या पकड़ के रखती हैं, रूट्स, है ना। तो डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब पेड़ काट रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग से क्या होगा, सारा घास छील दिया, और फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे चली बहुत तेज़ हवा, तो ऊपर की मिट्टी उड़ेगी, फिर ऊपर की मिट्टी गई, ह्यूमस गई, तो फिर पकड़ेगा क्या सॉइल को, तो वहाँ पे पूरा डेजर्ट बन जाएगा। तो ओवर ग्रेजिंग। इसी के साथ साथ जब भी कोई नेचुरल फिनोमेना में दिक्कत होती है तो हम हमेशा लिखते हैं C.C, मतलब क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि भाई फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र्स हैं, है ना, वो भी एक बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र आप ज़्यादा डालोगे तो फिर से वही होगा, सॉइल के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सॉइल में अर्थवॉर्म्स होते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे इकोलाई, वो सब मर जाते हैं अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दोगे। फिर इसी के साथ साथ ये एग्रीकल्चर का लिख दिया। जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है भाई, वो ना एफ्लुएंट ऐसे ही रिलीज कर देगी, मतलब वो पूरा का पूरा एफ्लुएंट ऐसे ही लैंड पे या फिर किसी भी वाटर बॉडी में रिलीज कर देगी। वाटर बॉडी का लैंड कौन पी, वाटर बॉडी जो है उसका जो पानी है वो लैंड पीता है ना, अब्जॉर्ब करता है, और वो जो लैंड होगा वो अंदर से मरने लग जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको याद रख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज, वाटर मिसमैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ओवरग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। बढ़िया है ना? चलिए, नाइस। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि सॉल्यूशंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन क्या होगा भाई, इसी को ही उल्टा कर देना है। जैसे देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिफॉरेस्ट्रेशन, तो आपने यहाँ पे लिख दिया एफॉरेस्ट्रेशन। एग्रीकल्चर का नाटक है तो यहाँ पे लिख दिया सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे लिख दिया कि वाटर की मिसमैनेजमेंट है, मतलब पूरा का पूरा पानी निकाल लो तुम, है ना, और जो सरफेस वाटर है वो भी ड्राई हो गया। मतलब बेसिकली आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, आप एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले सकते हो। मोर देन 80% ऑफ जो ग्राउंड वाटर हम निकालते हैं वो एग्रीकल्चर पी जाता है। और एग्रीकल्चर में हम कौन से तरीके से इरिगेशन करते हैं, फ्लड इरिगेशन, और ये दुनिया का, सृष्टि का सबसे खराब तरीका है इरिगेट करने का। अब मतलब फ्लड इरिगेशन का मतलब है कि बस पानी पूरा भर दो, है ना, बेसिकली लैंड को ऐसे करके उसको, तो हमारी भाषा में तो इसको क्या कहते हैं, इसको बाट कहते हैं। बेसिकली ऐसे बाउंड्री बना दो, पूरा पानी भर दो, और पानी जितना वो पौधा नहीं पिएगा उतना सन पी जाएगा, है ना, इवेपोरेशन हो जाएगी, है ना। तो वैसे करके कि वाटर, जो वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, इसलिए सरकार ने माइक्रो इरिगेशन पे पुश दिया है। सरकार कहती है भाई तुम इतना पानी मत डालो, फरो बना लो। तो फरो में आप क्या करते हो, ये लैंड है तो इसमें ऐसे करके आप बेसिकली फरो बनाओगे और यहाँ पे पौधा लगाओगे, तो आप ये फरो में पानी डालोगे, ये और ये दोनों के दोनों पी लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ डाला, ऐसे करके बेसिकली आप पानी एक सीधी लाइन में चलाते हो, तो पानी कम लगता है। चलिए, इसी के साथ साथ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट, देखो कितना बढ़िया वर्ड है ना। मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा है भाई, मैं ही शौक हूँ, मुझे ही नहीं पता था ये तो, कि भाई हमारी नेशनल ग्रेजिंग पॉलिसी ड्राफ्ट भी है, कि मतलब नेशनल ग्रेजिंग पॉलिसी भी बनाई है कि भाई ग्रेजिंग कैसे होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सैलिनाइजेशन एंड वाटर लॉगिंग, उसको भी कॉम्बैट करो। तो यहाँ पे लिखा है यूज जिप्सम ट्रीटमेंट, कंट्रोल्ड इरीगेशन टू रिक्लेम सलाइन वाटर। आईकार के प्रोजेक्ट्स हैं हरियाणा में। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करो, ठीक है, ये सब होता रहेगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए ना, अपने को चाहिए होता है एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पहला, फिर इसी के साथ साथ ट्री प्लांटेशन अंडर कैंपा फंड। कैंपा फंड क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद आपको वाटर शेड मैनेजमेंट करनी है, नेशनल ग्रेजिंग पॉलिसी लेकर आनी है,
आईकार के प्रोजेक्ट्स हैं हरियाणा और गुजरात में, जो कि सॉइल सैलिनिटी को टैकल करने के लिए हैं। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आओ जो कि एम्फसाइज करे लोकल एंगेजमेंट पे। खत्म, है ना? तो अब आप कहोगे भाई ये मैंने पढ़ लिया, अब मैं इसको कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ? हर जगह लगा सकते हो जहाँ पे हम लैंड की बात करेंगे, जहाँ पे हम सॉइल की बात करेंगे, है ना? एंड मोटा मोटा एग्रीकल्चर की भी बात करेंगे। एग्रीकल्चर में वो कहते हैं लैंड्स की सैलिनिटी हो रही है, तो आईकार है ना, इंडियन क्या है इसका फुल फॉर्म, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, है ना? तो उसने क्या करा है, वो हरियाणा और गुजरात में प्रोजेक्ट चलाती है जबकि सॉइल सैलिनिटी को हम टैकल करते हैं। भाई लैंड है तो वहाँ पे ग्रेजिंग सस्टेनेबल होनी चाहिए, तो नेशनल ग्रेजिंग पॉलिसी। अब आप कहोगे भाई ग्रेजिंग से क्या ही हो जाएगा? अबे दुनिया की सबसे हाईएस्ट मतलब जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो अपने पास ही तो है, अपने देश में ही, है ना? जो ग्रेज करती है, ग्रेजिंग पॉपुलेशन जो है मतलब डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड, भारत के पास ही है। तो भाई पूरा का मतलब अगर तुम ऐसे छोड़ दो तो वो तो पूरा मैदान खाली कर दें। ठीक है, चलिए। इसी के साथ साथ हमने कैंपा फंड के बारे में देखा, तो कैंपा फंड क्या कहता है? कैंपा फंड ये कहता है कि अगर आपको मान लीजिए एग्जांपल है, छत्तीसगढ़ में ये ब्लॉक है, ये छत्तीसगढ़ के ब्लॉक में से आपको यहाँ से पेड़ काटने हैं, तो इसका या तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इतने ही पेड़ कहीं पे लगा दो, या फिर सरकार को कैंपा फंड में पैसे डाल के दो। सरकार के कैंपा फंड में पैसे कंट्रीब्यूट करो और सरकार प्रोपोर्शनल ट्रीज किसी और लैंड में लगा देगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया एंड यूएनसीसीडी, इसमें क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1994 में ये इस्टेब्लिश हुआ। तो यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ये बेसिकली है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन लिखा तो है। इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट यूनिकली कनेक्ट्स द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट टू प्रमोट सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 जो था उसमें से आया। क्या मुझे याद रखना? नहीं, प्रीलिम्स के लिए याद रख लो कि जो एनसीसीडी है, नेशनल कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये लीगली बाइंडिंग है। जनरली मतलब जनरली यूपीएससी ऐसे बोलती है ना कि ये लीगली बाइंडिंग है, तो वो गलत निकलता है। बट यूएनसीसीडी इज एक्चुअली लीगली बाइंडिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन ऑन सीसीडी इन 1996। चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये चाहिए। इसरो की रिपोर्ट कहती है कि 29% ऑफ इंडियाज लैंड वॉज डिग्रेडेड। आपको क्या करना है? 29 याद नहीं रहेगा, आपको क्या याद रखना है? 1/3 ऑफ इंडियाज लैंड इज ऑलरेडी डिग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इसरो रिपोर्ट। ठीक है, क्या आप ऐसे कैसे लिखोगे? 1/3 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे नियरली, या है ना, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडियाज लैंड इज डिग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इसरोज रिपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ लिखी है। इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 32% ऑफ लैंड, 1/3 कितना होता है, 33, इज डिग्रेडेड एंड 25% इज अंडरगोइंग डेजर्टिफिकेशन। गया, खत्म, है ना? मतलब भाई टोटल कितना हो गया ये, 32 एंड 25। अरे बाप रे, भाई इंडिया का 57% लैंड तो मतलब डेजर्ट डिग्रेडेड है, या तो डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। और हम किस तरफ जा रहे हैं? आगे चलते हैं। अब ये डिग्रेडेशन के कुछ चैलेंजेस देखेंगे, फिर उसके बाद इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड वाटर, फिर उसके बाद क्रिटिकल टूरिज्म के बारे में कुछ है, और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाता है। बहुत छोटा टॉपिक है, दो एक ही पन्ना बचा है। तो अब डेजर्टिफिकेशन का देखते हैं क्या कह रहे हैं। डेजर्टिफिकेशन पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू इंडियाज इकोलॉजिकल बैलेंस एंड रूरल लाइवलीहुड्स। अ मल्टी pronged स्ट्रेटजी combining sustainable land management, community participation, climate resilient practices is essential for land mitigation। तो यहाँ पे लिखा है एनुअल लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलस ऑफ इंडिया। ये भी अच्छा है भाई, LULC, लैंड एटलस। तो एनुअल लैंड यूज एंड लैंड कवर, तो ये क्या है भाई? ये भी तो वही हो गया जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं ना, लैंड यूज प्लानिंग के लिए। तो हम भारत क्या करता है? भारत बेसिकली लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलस निकालता है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये कौन निकालेगा? ये निकालेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देता है इंडिया के लैंड यूज ट्रांसफॉर्मेशन को। This atlas offers valuable insight into evolving dynamics of our environment, particularly in agriculture, urbanization and water resources। की highlights क्या रहे? तो यहाँ पे कह रहे हैं agricultural expansion, Kharif and Rabi cropland have expanded by 46% and 35.2523% under in the past 17 years। तो इसका मतलब क्या है कि जो खारिफ एंड राबी की कल्टीवेशन है, राइट,
उसके उसके अंदर मतलब इनके अंदर जो लैंड है जिसके ऊपर हम खारिफ एंड राबी क्रॉप्स लगा रहे हैं उनमें 46% का इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2005 टू 2023। टेक्नोलॉजी आ गई है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहे हैं और ईस्टर्न इंडिया में भी अब फैल रहा है एग्रीकल्चर। इसी के साथ साथ यहाँ पे कह रहे हैं कि डबल ट्रिपल एनुअल क्रॉप एरियाज हैव सर्च्ड बाय 82.22%। चलते हैं आगे। फैलो लैंड। फैलो लैंड का मतलब क्या होता है? फैलो लैंड का मतलब होता है कि जो लैंड को आप कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हो, वो कल्टीवेबल लैंड है बट इस साल आप उस पे फसल नहीं लगा रहे हो या इस क्रॉप साइकिल में आप फसल नहीं लगा रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि और ये अब आप कहोगे भाई ऐसा क्यों करोगे, तुम फसल क्यों नहीं लगाओगे? फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न भाई, पैसे नहीं है फसल लगाने के, है ना? और इसी के साथ साथ उतने साधन नहीं है। मान लीजिए कि भाई कोई फील्ड है जो कि रेन शैडो रीजन में, रेन शैडो रीजन में, आरएसआर में, भाई तू यहाँ पे फसल कब लगाएगा? जब रेन वाला सीजन होगा ना, जून वाला, है ना? तो जून जून से लेके मान ले कि सितंबर तक एक फसल निकाल लेगा। इसके आगे क्या करेगा? पानी नहीं है तेरे पास, विंटर आ गए, तो तू क्या करेगा? तू विंटर में अपने भेड़ बकरियों को लेके चला जाएगा वहां से, तो बंजारे हो गए। तू काम करने के लिए सिटी में चला जाएगा, है ना? तो तू माइग्रेंट हो जाएगा, है ना? तो वैसे करके तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फैलो लैंड जो है वो 45.19% डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि अब जो लोग हैं वो मिलेट की प्रोडक्शन करने लग जाएंगे, मिलेट की प्रोडक्शन करने लग जाएंगे। सरकार वहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट लेकर आ जाएगी, सरकार वहाँ पे ट्यूबवेल लगा देगी, राइट? तो सरकार वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगा देगी। तो अब क्योंकि वहाँ पे ट्यूबवेल लग गए तो अब क्या होगा भाई, 24-12 महीने पानी मिल रहा है वहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, अलार्म बंद कर लूँ। ओके, चलिए। तो अभी यहाँ पे लिखा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ट्रेंड, एन इंक्रीज इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज ऑब्जर्व्ड अंटिल 2016-17 आफ्टर विच इट विटनेस द डिक्लाइन। तो ये जो इंक्रीज्ड कल्टीवेशन थी हमको दिखती थी ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको कि झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो फार्मर्स क्या करेंगे? फॉरेस्ट एरिया क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे और अगले साल कुछ सालों के बाद उस लैंड को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, ठीक है? वाटर वाटर रिसोर्स एनहांसमेंट, यहाँ पे कह रहे हैं द मिनिमम वाटर बॉडी सरफेस एरिया हैज़ इंक्रीज्ड बाय 146 परसेंटेज, इट इज़ ओके। अर्बनाइजेशन एंड बिल्ट अप लैंड एक्सपीरियंस एन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 30 परसेंटेज सिंस 2005 attributed to urbanization and infrastructure development. Wasteland comprising degraded and unproductive lands contributed significantly to build up area expansion by 12.3 परसेंटेज। हमको क्या याद रखना है? हमको ये याद रखना है कि भाई बेसिक 2005 से अर्बन अर्बनाइजेशन में 30.77% की ओवरऑल ग्रोथ आई है, बस ये याद कर लो। इसी के साथ साथ फैलो लैंड जो है वो कम हो रहा है, ये याद करना है तो याद कर लेना। आपको बस ये याद रखना है कि इंडिया के अंदर ट्रेंड क्या है। तो आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलेस ऑफ इंडिया, खारिफ एंड राबी क्रॉप में एक्सपेंशन हुई है। और खारिफ की एक्सपेंशन ज़्यादा क्यों है भाई? क्योंकि मानसून है ना? तो राबी में मानसून नहीं होता, तो खारिफ एंड राबी क्रॉप लैंड में एक्सपेंशन हुई है, ठीक है? बस आपको ये याद रखना है और कुछ नहीं। खारिफ एंड राबी क्रॉप लैंड में एक्सपेंशन हो रही है, फैलो लैंड डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कल्टीवेशन बढ़ती जा रही है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ट्रेंड जो है वो डिक्लाइन पर है। इसी के साथ साथ अर्बनाइजेशन जो है उसमें ग्रोथ 30% की हो रही है, बस खत्म। सब याद करने जाओगे कुछ याद नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो 2026 का इंटरनेशनल ईयर होगा वो क्या होगा? इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्टरलिस्ट्स। तो यूनाइटेड नेशंस हैज डेजिग्नेटेड 2026 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पेस्टरलिस्ट, aiming to raise global awareness about importance of rangelands and communities that depend upon them. This initiative seeks to promote sustainable management and enhance investment in rangeland conservation. तो अब बात आती है कि भाई रेंजलैंड क्या होता है। एक सेकेंड दो, अभी गूगल करके बता रहा हूँ। गूगल में गए, मैंने लिखा रेंजलैंड, RANG, रेंज लैंड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रेंजलैंड का मतलब, रेंजलैंड रेंजलैंड मीनिंग इन करंट ओ ओपन कंट्री यूज्ड फॉर ग्रेजिंग और हंटिंग एनिमल्स। ठीक है भाई। तो रेंज लैंड का मतलब होता है बेसिकली मैदान, ठीक है? हिंदी में कहें तो मैदान। तो मैदान होते हैं ना, उनकी कंजर्वेशन। तो मैदान का क्या कर रहे हैं हम लोग? हम मैदान को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर में, प्रेरीज जैसे, मतलब बेसिकली जैसे प्रेरीज थी,
मतलब जो कि ग्रासलैंड्स होते थे, हमने वहाँ पे क्या कर दिया, उनको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया। तो रेंज लैंड का मतलब क्या होता है, मैदान, ठीक है, मैदान। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कि इफेक्टिव इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, कि लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज की हम इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, एंड रिडक्शन ऑफ ह्यूमन मिजरीज। तो पहला क्या लिखा है, पहला ये कह रहे हैं कि आपको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। एक बार इसको देखें भाई ये, हाँ, तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, सॉरी पहले खुद पढ़ो और फिर अंदर जाओ, है ना। तो इफेक्टिव इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज एंड रिडक्शन इन ह्यूमन मिजरीज, ठीक है। तो वही सेम बात हो गई, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लैंड, लैंड यूज़ प्लानिंग होनी चाहिए, और इससे क्या होगा, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना। ऐसे करके ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है ना। अब आप लिखोगे कि लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करा जाए, तो उसमें आप क्या लिखोगे कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होगा कि वाई इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड यूज लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज इज मैंडेटरी इंपॉर्टेंट फॉर रिडक्शन ऑफ ह्यूमन मिजरीज। तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि लैंड एंड वाटर से क्या होगा भाई, सबसे पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आती है। लैंड अगर ठीक रहेगा तो उससे क्या होगा, इससे मैं ये कहूँगा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं उनका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है। इसी के साथ साथ जो कन्फ्लिक्ट होती है, अगर मेरे को लैंड का पता है कि सब बढ़िया है, तो मैं कन्फ्लिक्ट नहीं लिखते हैं, चलो रीजनलिज्म लिख लेते हैं, है ना। तो हम ये कहेंगे कि जो रीजनल इम्बैलेंस या डिसबैलेंस होता है वो नहीं होता। तो मैं ऐसे करके कुछ लिखता, और वाटर रिसोर्सेज में क्या लिखता, वाटर रिसोर्सेज में यही लिखता कि भारत के पास इतनी बड़ी जनसंख्या है, आई थिंक 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना। तो उसको वाटर रिसोर्सेज चाहिए, तो उसकी उसके लिए हमको चाहिए, तो हम कहेंगे कि मतलब बेसिकली हमको वाटर रिसोर्सेज चाहिए ह्यूमंस की नॉर्मल नीड्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अर्बन एरियाज़ की एवरलास्टिंग डिमांड्स के लिए, फिर इसके बाद ह्यूमंस, एग्रीकल्चर, अर्बन एरियाज एंड इंडस्ट्री के लिए चाहिए। तो मैं ऐसे करके लिखता कि, और बेसिकली मतलब सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर के लिए चाहिए, तो समथिंग लाइक दिस आई वुड हैव रिटन। अब देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है, बिकॉज इट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, इट प्रिवेंट्स ड्रॉट एंड फ्लड इम्पैक्ट, इट इम्प्रूव्स लाइवलीहुड, इट रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट, मिटिगेट्स क्लाइमेट इफेक्ट, इट चेक्स माइग्रेशन, ठीक है। ये रीजनलिज्म लिखा है ना, रीजनलिज्म तो बैलेंस रखती है, प्रमोट्स हेल्थ एंड सस्टेन्स इकोसिस्टम, तो जो हमने बोला है उसी के आसपास का लिखा है। बट मतलब दे हैव आल्सो सेड द सेम थिंग, बट इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कीवर्ड्स इस्तेमाल करे हैं, हमने ऊपर ऊपर से लिखा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ टूरिज्म इंड्यूस्ड स्ट्रेन ऑन इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो टूरिज़्म है इन एरियाज़ में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल एंड उत्तराखंड, ये कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड चला गया है, मतलब वहाँ पे उतनी फुटफॉल हो रही है जितना कि वहाँ के जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो ले नहीं पा रहे, राइट। तो और इसी के साथ साथ भाई वहाँ पे मान लीजिए एक ह्यूमन जाता है तो वो खाएगा ना, खाना पीना खाएगा तो वो जाएगा, फिर वहाँ पे भाई मान लो भाई उन्होंने रोप वे लगा दिया तो मेटल, मतलब बेसिकली वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो जो कि स्ट्रेस डाल रहा है और वो उसके बियॉन्ड जा चुका है, रोड आप बना रहे हो तो जो माउंटेन है वो सॉफ्ट रॉक पर है, तो पता चला रोड के साथ रोड भी गया, इंसान भी गए, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड आप चले गए। तो अब देखते हैं ये लोग क्या लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि ओवर टूरिज्म प्रेशर है, एक्सेसिव टूरिस्ट इनफ्लो होते हैं स्पेशली ड्यूरिंग पीक सीजन्स, स्ट्रेन्स लोकल रिसोर्सेज लाइक वाटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, वेस्ट जनरेशन एंड पॉल्यूशन, टूरिस्ट हॉटस्पॉट सच एज शिमला एंड मनाली फेस सॉलिड वेस्ट एंड प्लास्टिक एक्यूमुलेशन बियॉन्ड डिस्पोजल कैपेसिटी, ठीक है। तो ओवर टूरिज्म, वेस्ट जनरेशन, ट्रैफिक कंजेशन हो जाती है जैसे कि श्रीनगर नैनीताल में आपको दिखेगी, और इसी के साथ साथ वाटर स्केर्सिटी जो कि हमको मसूरी में दिख रही है और लेह में दिख रही है, तो जब आप लबासना में जाओगे तो पानी की किल्लत हो सकती है। आगे लिखा है फ्रजाइल इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल एंड रोड इन हिली टेरेन डिस्टर्ब्स द स्लोप लीडिंग टू लैंडस्लाइड्स, बायोडाइवर्सिटी पे थ्रेट है, नॉइस, जैसे नॉइस होगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो चिड़ियाँ जानवर होंगे वो चले जाएंगे ना वहाँ से, क्राउडिंग, पॉल्यूशन हो जाता है, जैसे पॉल्यूशन से बहुत सारी बर्ड किल हो जाती हैं, राइट, वो सारी दिक्कतें होंगी।
और स्पेशली नियर द नेशनल पार्क एंड पिलग्रिमेज रूट जो होता है, इट डिस्टर्ब्स द नेटिव फ्लोरा। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी हाई हो जाती है, जैसे कि केदारनाथ के फ्लड्स थे, है ना, जो कि हमने 2013 में देखे। एक होता है एक होता है मतलब नेचुरल इवेंट, है ना। जब एक नेचुरल इवेंट, मान लीजिए कि क्लाउड बस्ट, ठीक है। अब मतलब ये एक चीज़ डिफरेंस पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्लाउड बस्ट इज़ नॉट अ डिज़ास्टर, है ना, ये बेसिकली एक नेचुरल फिनोमिना है। जब क्लाउड बस्ट से होने वाली डिस्ट्रक्शन, इट गोज बियॉन्ड द स्केल ऑफ मिटिगेशन। भाई, तो फिर हम उसे क्या कह देते हैं, तो फिर हम उसे कह देते हैं कि भाई ये हो चुका है एक डिज़ास्टर, ठीक है। तो क्या हो चुका है, ये हो चुका है डिज़ास्टर। चलिए आगे देखते हैं, लोकल लाइवलीहुड एंड वर्सेस इकोलॉजिकल डिलेमा। while tourism generates economics while tourism generates income, it also creates an unsustainable dependency that harms long term ecological health। ठीक है, तो हमने क्या देखा, भाई ओवर टूरिज्म का प्रेशर होता है, वेस्ट जनरेट होगा, ट्रैफिक कंजेशन होगी, वाटर स्कैरसिटी होगी, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे होटल्स की वजह से हिली टेरेन पे तो वो स्लोप्स को डिस्टर्ब करती है, जिससे कि लैंडस्लाइड हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी, नॉइस से क्या होगा, जो आसपास के जीव जंतु हैं वो चले जाएंगे ना उस एरिया से, तो फिर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी, मतलब मान लो वहाँ से बर्ड्स चली जाती हैं तो पॉलिनेशन नहीं होगी, तो पूरा का पूरा जो फ्लावर्स होंगे वो भी मतलब वहाँ पे मुरझा जाएंगे, है ना। ऐसे करके तो पूरी इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी हाई हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, है ना। मैंने कहा ना कि जब एक जो जो इवेंट है लाइक क्लाउड बर्स्ट, जब उससे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो जाता है तो वो डिज़ास्टर होता है। तो भाई अगर सारे के सारे जम्मू कश्मीर में शिमला में चढ़ के बैठे हैं, घूमने गए हैं और डिज़ास्टर आ गया तो वो तो गए। अभी हमने देखा भाई नैनीताल में फ्लड आ गया था। चलिए, लोकल लाइवलीहुड एंड इकोलॉजी डिलेमा, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टूरिज्म जो है वो लोकल्स के लिए इनकम जनरेट करती है, लेकिन भाई ये तो एक अनसस्टेनेबल डिपेंडेंसी हो गई। तो इसीलिए हमको लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल हेल्थ को, क्योंकि वो हार्म करती है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको कैरिंग कैपेसिटी के अंदर रखना होगा, ठीक है। तो आई एम सेइंग दिस सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। आपको कैसे भी करके, क्या कहते हैं, ये वर्ड इसके अंदर डालना है, कैरिंग कैपेसिटी, है ना, यहाँ पे लिखा है देखो, ये वर्ड डालना है, ये अपनी डिक्शनरी में डालो। यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज विल ड्रास्टिकली रिड्यूस ह्यूमन मिसरीज, तो ये तो अभी ऊपर पड़ा, ये रहा, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस बिकॉज ऑफ विच ईयर 2016 इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, ये भी कर लेते हैं, है ना। ये इतना कर लेंगे कि पल्सेस क्यों कल्टीवेट करनी चाहिए। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड रीचेज देयर लिमिट ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू टूरिज्म, यही हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। चलिए, और एक और मैं आपको ना पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। कभी कभी जो टूरिज्म होती है ना, वही डिज़ास्टर ले आती है। मान लीजिए आप पॉलीथीन लेकर जा रहे हो, तो आपने क्या करा, पॉलीथीन मान लीजिए ऊपर उत्तराखंड में ऊपर ले गए तुम। अब ऐसा तो है नहीं कि पॉलीथीन हम नीचे ले आएंगे, तो वो वहीं पे पड़ी रहेगी। तो मान लीजिए कि ऐसे सीवेज पाइप्स हैं, तो एक ने यहाँ पे बॉटल फेंकी और ये सीवेज पाइप पूरा भर गया, तो अब क्या होगा, जब बाढ़ आएगी तो क्या होगा, यहाँ से निकल जानी चाहिए थी, लेकिन अब पानी बाहर आएगा, सीवेज जो है वो ब्लॉक्ड है प्लास्टिक की वजह से। और इसीलिए उत्तराखंड में क्या होगा, लैंडस्लाइड के साथ साथ फ्लड भी आ जाएंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे सीवेजेस जो है प्लास्टिक की वजह से ब्लॉक्ड है। अगर आप जाओगे भी ना उत्तराखंड में, मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस बट देर आर सम प्लेसेस, है ना, आप वहाँ पे जाओगे तो आपको लिटरली लगेगा भाई हम तो डस्टबिन में आ गए, है ना, ऐसे लगेगा। बिकॉज दिस इज़ हाउ इट इज़, कि मतलब आप जम्मू कश्मीर कहीं पे भी जाओगे भाई लोग ऐसे ही कचरा फेंक देते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पे लिखा है मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ कल्टीवेटिंग पल्सेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि पल्सेस की कल्टीवेशन का फ़ायदा क्या है। सबसे पहली चीज़, डिमांड। इंडिया जो है पल्सेस का इम्पोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया के अंदर डिमांड ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे कि इंडिया के अंदर भी डिमांड है और ग्लोबल भी है। इसी के साथ साथ ये सोर्स है प्रोटीन का, तो हम कहेंगे कि ये न्यूट्रिशनल
सिक्योरिटी देश को देता है। इसी के साथ-साथ हमने ये देखा कि हमारी जो जो फ जो क्या कहते हैं, फूड बास्केट होती है, में कार्ब्स को कम करता है ना? और इंडिया जो है वो कहते हैं ना कि हिडन हंगर है इंडिया में, कि भाई तुम दबा के खा रहे हो इडली वड़ा डोसा, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा कि भाई तुम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो ले नहीं रहे। फिर उसके बाद तुम ब्लड टेस्ट कराते हो, देखते हो भाई मेरा विटामिन डी, मेरा विटामिन मिनरल कहाँ गया, है ना? तो फिर तो उसके बाद तुम खाते हो सप्लीमेंट्स, है ना? तो हिडन हंगर जो है उसको ये टैकल करने में हेल्प करता है। और क्या कर देगा, डिमांड हो गया, प्रोटीन हो गया, फूड बास्केट्स को ये वो करता है, तो कार्ब हिडन हंगर। इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि लॉन्ग टर्म में जो हेल्थ है ना, लॉन्ग टर्म में हेल्थ एंड वेलबींग को ये इंश्योर करता है। लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड वेलबींग को ये इंश्योर करता है। जो फार्मर्स हैं इन रेन शैडो रीजन, उनके लिए ये एक बोन की तरह है, क्योंकि वो पल्सेस या मतलब पल्स वो क्रॉप्स नहीं उगा सकते। फिर इसी के साथ साथ आप लिखना कि मिक्स ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स, ठीक है? ऐसे करके आप लिख सकते हो। और कुछ आ रहा है पॉइंट? कितने हो गए? 3 2 5, बढ़िया है। 5 पॉइंट हो गए, मतलब अपना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, क्या कहते हैं, 5 भी नहीं भाई, 6 पॉइंट के ग्लोबल वो हो गया ना। प्रोटीन का लिख दिया, फिर उसके बाद हमने फार्मर्स का लिख दिया, लॉन्ग टर्म हेल्थ देख दिया, फूड बास्केट के बारे में लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं? हम कहेंगे कि ये अर्बन, है ना, जो अर्बन एरियाज़ हैं, है ना, अर्बन एरियाज़ में जो डाइट, मतलब अर्बन एरियाज़ में जो डाइटरी चॉइसेस हैं वो अब बेसिकली प्रोटीन की तरफ जा रही हैं। तो पल्स बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स भी आ सकते हैं, पल्स बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स आ सकते हैं। तो इसीलिए पल्सेस जो हैं वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी पुश दे सकती है, कि इंडिया में पल्सेस बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, आएगा तो डेवलप हो जाएगी। तो समथिंग लाइक दिस वी कैन राइट, ठीक है? और और भी लिखना है, लिख देते हैं भाई। पल्सेस नीड्स लेस वाटर, पल्सेस नीड लेस वाटर, तो ये एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करता है ना? पल्सेस नीड लेस वाटर, इसलिए एग्रीकल्चर को भी सस्टेनेबल करेगा। और हम क्या लिख सकते हैं? हम ये भी लिख सकते हैं कि जो पल्सेस होती हैं ये क्लाइमेट रेसिलिएंट होती हैं, है ना? तो क्लाइमेट चेंज रेसिलियंस, बढ़िया। और क्या लिखेंगे ना, कितने पॉइंट हो गए भाई? 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट हो गए भाई। कितना लिखेंगे? देख रहे हो, धीरे 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 आप जब सोचते जाते हो तो पॉइंट्स निकलते जाते हैं, ठीक है? नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मीट अगेन एंड वी विल डू लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब एग्जाम में हम बैठे होते हैं आपको पता ही नहीं होता कि भाई कहाँ पे कौन सा सेक्टर है, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को आंसर करोगे।